हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किसे कहते हैं? वेरिएबल एक टाइप का कंटेनर होता है जो किसी ना किसी वैल्यू को स्टोर करता है। ओके। सो पाइथन के अंदर वेरिएबल क्या काम करते हैं? पाइथन के अंदर वेरिएबल एक लेबल का काम करते हैं। ओके। लेबल कैसे काम करते हैं? जैसे कि अगर हम पाइथन के अंदर किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू डिसाइड करती है कि जो वेरिएबल होगा वो किस टाइप का होगा और उस वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा। क्योंकि पाइथन के अंदर जितना भी काम होता है वो सब वैल्यू को लेके काम होता है। ओके। और पाइथन के अंदर हर एलिमेंट को एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में टर्म किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई भी मटेरियल थिंग होता है। मटेरियल थिंग मीन्स कि हम देख भी सकते हैं और उसको टच भी कर सकते हैं। ओके। और हर मटेरियल थिंग की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है और हम के उसके कुछ बिहेवियर को भी देखते हैं। ओके। सो पाइथन में क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू खुद डिसाइड करती है कि वेरिएबल किस टाइप का होगा और उस वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा। ओके। यहाँ जो भी काम होगा वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को लेके होगा या फिर उनकी वैल्यू को लेके होता है। अगर हम यहाँ पे किसी को भी हम नेम देते हैं, ठीक है, वो नेम सिर्फ लेबल का काम करता है। इट मीन्स कि उस वेरिएबल का बिना वैल्यू के कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी काम करेगा वेरिएबल वो एक वैल्यू को लेके करेगा। ओके। लेकिन ये काम सिर्फ पाइथन में होता है। लेकिन अदर लैंग्वेज में क्या करते हैं? अदर लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले हमें उस वेरिएबल का टाइप देना होता है, उसके बाद फिर वेरिएबल का नेम देना होता है। ओके। यहाँ अदर लैंग्वेज में उसका टाइप ही डिफाइन करता है कि वेरिएबल किस टाइप का होगा। ओके। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, अगर मैं बात करूँ सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की, एंड यहाँ मैं लिखता हूँ इंट ए। अभी मैंने यहाँ सिर्फ लिखा है इंट ए। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे एक ए वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है? इंट। अब हम इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं और कोई अदर वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। ओके। जैसे यहाँ मैं लिख सकता हूँ 10। 10 एक इंटीजर वैल्यू है जो किस में होल्ड की है? ए के अंदर। और ए जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। इसलिए हम ए के अंदर सिर्फ 10 वैल्यू को ही होल्ड कर सकते हैं। यानी कि इंटीजर की कोई भी वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं जिसके अंदर ना तो पॉइंट यूज़ होना चाहिए और ना ही वो कोई स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। हम यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके। अगर अगर मैं पाइथन की बात करूँ, पाइथन के अंदर वैल्यू खुद डिसाइड करती है कि मेरा वेरिएबल किस टाइप का बनेगा। ओके। सो पाइथन में हम कैसे लिखते हैं? हम यहाँ सिंपल लिखेंगे a इक्वल टू 10। ओके। एंड यहाँ मैं a को प्रिंट करता हूँ। सो a की वैल्यू क्या है? 10। लेकिन a किस टाइप का वेरिएबल है वो डिसाइड किया है इस वैल्यू ने। ओके। पाइथन के अंदर जो भी काम होगा वो ऑब्जेक्ट को लेके होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिफाइन किए गए हैं। ओके। सो अगर हम a वेरिएबल का एड्रेस चेक करेंगे कि वो किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ है, तो वो एड्रेस बताएगा 10 का। ओके। क्योंकि 10 वैल्यू का एड्रेस होगा ना कि ए वेरिएबल का। ओके, क्लियर? जो ए वेरिएबल है वो सिर्फ 10 को लेबल देने का काम कर रहा है। सो पाइथन में हम वेरिएबल का यूज़ क्यों करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रोग्राम का। ओके। सो हम वेरिएबल का यूज़ इसलिए करते हैं कि हम इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं और हम किसी भी टाइम कहीं पर भी उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके। सो जैसे मैंने यहाँ लिखा है a इक्वल टू 10। सो अभी a का टाइप क्या होगा? इंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a के अंदर 10 वैल्यू को स्टोर किया है और वैल्यू ही डिसाइड करती है कि वेरिएबल किस टाइप का होगा। ओके। अगर यहाँ पे हम इसका एड्रेस भी चेक करेंगे, सो एड्रेस चेक करने के लिए यूज़ करते हैं id एंड यहाँ लिखेंगे वेरिएबल का नेम। ओके। जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये जो एड्रेस होगा वो इस वैल्यू का होगा, ना कि वेरिएबल का। बिना वैल्यू के वेरिएबल कुछ भी नहीं है। जो भी काम होता है वो इन ऑब्जेक्ट को लेके काम होता है। ओके। अगर यहाँ मैं लिखता हूँ b इक्वल टू 10। सो अगर यहाँ मैं b को प्रिंट करता हूँ एंड इसका मैं एड्रेस चेक करता हूँ, तो इसका जो एड्रेस होगा वो a की एड्रेस के बिल्कुल इक्वल होगा। ओके। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी कि यहाँ पे जिसका भी हम एड्रेस देखते हैं वो इस वैल्यू का एड्रेस रिटर्न करता है, लेकिन हम इसका यूज़ किसी वेरिएबल के थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहे तो इसका एड्रेस डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। तो आप इसके लिए लिखोगे id एंड यहाँ लिखोगे वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 10 का एड्रेस क्या आया? ये आया है जो कि इन वेरिएबल के क्या है? इक्वल है।
इट मीन्स कि यहाँ पे ए का कोई एड्रेस नहीं है, ए का काम सिर्फ लेबल देने का है, वो सिर्फ बताना चाहता है कि जो 10 वैल्यू है उसका नेम क्या है, ए है। ओके, अगर यहाँ मैं ए की वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं 20.4 लिखता हूँ। अब मैं अगर इसका एड्रेस चेक करूँ तो एड्रेस चेक करने के लिए लिखूँगा ID एंड यहाँ लिखता हूँ मैं ए वेरिएबल। नाउ यू कैन सी, अब जो 20.4 है उसका एड्रेस क्या है, ये वाला। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ए था, यहाँ भी ए है, इसका कोई भी एड्रेस नहीं है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को लेके हो रहा है। ओके, लेकिन अदर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। अदर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल का ही एड्रेस होता है, वैल्यू का कोई भी एड्रेस नहीं होता। ठीक है, अदर लैंग्वेज के अंदर सी या C++ हो, उसके अंदर इनको एज ए ऑब्जेक्ट टर्म किया जाता है, लेकिन इस वैल्यू को एज ए वैल्यू ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो वेरिएबल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आता है आइडेंटिटी, जो हमने अभी यहाँ यूज़ किया है। जो आइडेंटिटी होता है उसको हम ID फंक्शन को लेके यूज़ करते हैं, और ID फंक्शन क्या बताता है, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस बताता है। ओके, सेकेंड हम बात करते हैं इसके टाइप की। ठीक है, सेकेंड जो कंपोनेंट आता है वो आता है टाइप। टाइप फंक्शन क्या करता है, वो ये बताता है कि हमने जो वेरिएबल बनाया है या हमने जिस वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को होल्ड किया है, स्टोर किया है, उसका टाइप क्या है। सो उसका टाइप चेक करने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो अभी हम ए और बी का टाइप चेक करते हैं, तो यहाँ लिखता हूँ टाइप ए। सो यहाँ पे इसका टाइप आ रहा है फ्लोट। फ्लोट टाइप क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिखा था a = 10, यहाँ पे तो इंटीजर टाइप था, लेकिन हमने यहाँ पर a की वैल्यू क्या की, चेंज की। जब भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देता है और वहाँ पे नई वैल्यू को वहाँ पे इंसर्ट कर देता है। सो इसलिए यहाँ पे जो a का टाइप होगा वो होगा फ्लोट, क्योंकि इसके अंदर एक डेसिमल पॉइंट का यूज़ किया हुआ है। ओके, सो यही हम अगर b का टाइप चेक करें तो यहाँ पे आता है इंटीजर, इंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे b का जो टाइप है वो है इंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। एंड थर्ड आता है वैल्यू। सो हमने वैल्यू भी चेक की हुई है। सो वैल्यू चेक करने के लिए आप क्या करते हो, आप सिंपली उस वेरिएबल का नेम लिखते हो। अगर आपको a की वैल्यू चेक करनी है, आप यहाँ पे a वेरिएबल लिख के एंटर प्रेस करोगे। अगर आपको b की वैल्यू चेक करनी है तो आप b वेरिएबल को लिख के एंटर प्रेस करोगे, तो ये वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। ओके, सो जो वेरिएबल की टाइप है वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो a + bj की फॉर्म में होगा। ओके, जो ab है वो एक रियल नंबर है, लेकिन जो है वो इमेजिनरी है। लेकिन a जो होता है, ओनली जो a होगा वो रियल पार्ट होगा एंड b जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। सो यहाँ मैं एक वेरिएबल लेता हूँ c एंड यहाँ मैं स्टोर करता हूँ 10 + 2j। सो अभी c के अंदर क्या हुआ है कि ये 10 + 2j c के अंदर स्टोर हो चुके हैं। अगर यहाँ मैं c को प्रिंट करूँगा तो यहाँ मैं c वेरिएबल लिख कर एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आता है 10 + 2j। अगर मैं इसका टाइप चेक करूँगा तो लिखूँगा टाइप वेरिएबल का नेम c। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे इसका टाइप आता है कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने एक j को यूज़ किया है जो कि इमेजिनरी नंबर है। ये सिंगल पार्ट होता है रियल पार्ट एंड ये जो होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट। ओके, क्लियर। एंड इसके बाद आप स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। सो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ मैं एक वेरिएबल लेता हूँ t एंड यहाँ मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करता हूँ, और जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होती है वो सिंगल या डबल कोट्स के अंदर स्टोर की जाती है। तो यहाँ मैं डबल कोट्स यूज़ करके लिखता हूँ हेलो। ओके, सो यहाँ मैं d को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ प्रिंट हो चुका है हेलो। अगर मैं इसका टाइप चेक करूँगा तो यहाँ लिखूँगा टाइप एंड यहाँ पे वेरिएबल का नेम। ठीक है, सो जैसे मैंने इसको प्रिंट किया यहाँ पे आ गया str। इट मीन्स कि जो d वेरिएबल है वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ओके, नेक्स्ट हम इस वेरिएबल के अंदर बूलियन टाइप की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, बूलियन टाइप वैल्यू कौन सी होती है, जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स में होती है। ओके, सो टेक एन एग्जांपल e = एंड यहाँ लिखता हूँ ट्रू। ओके, यहाँ जो ट्रू होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्मॉल t लिखते हो तो एक एरर जनरेट करेगा। ओके,
सो जैसा आपको मैंने बताया था कि पाइथन एक केस सेंसिटिव है। इट मीन्स यहाँ पे अपर केस और लोअर केस दोनों को डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। सो हमें यहाँ पे स्मॉल टी में नहीं लिखना, हमें लिखेंगे कैपिटल टी। जैसे यहाँ मैं एंटर प्रेस करता हूँ, सो ई वेरिएबल के अंदर ट्रू वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अगर मैं ई वेरिएबल का टाइप चेक करना चाहूँ तो यहाँ मैं लिख दूँगा टाइप ई। ओके, सो जो ई का टाइप होगा वो होगा बुल, इट मीन्स बुलियन। सो नेक्स्ट जो टाइप आएगा वो आएगा नन। सो नन का हम यूज़ क्यों करते हैं? अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू को एब्सेंट शो करनी हो तो आप इस केस के अंदर नन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ओके, वेरिएबल की वैल्यू को एब्सेंट शो करने के लिए हम नन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सर नन का मीनिंग क्या होता है? नन का मीन होता है बिल्कुल खाली। ओके, अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को नन से रिप्रेजेंट करेंगे तो पाइथन उस वेरिएबल की वैल्यू को कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। ओके, सो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ मैं लिखता हूँ f इक्वल टू, सो यहाँ हम लिखते हैं नन, बिकॉज अभी हमें f वेरिएबल की वैल्यू को नन से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ मैंने लिखा f इक्वल टू नन। अगर मैं इसका टाइप चेक करना चाहूँगा तो यहाँ मैं लिखूँगा टाइप f। तो यहाँ पे इसका जो टाइप आ रहा है वो आ रहा है नन टाइप। इट मीन्स अभी फ़िलहाल इस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो लिखूँगा मैं f वेरिएबल, प्रेस एंटर। सो इसने अभी कुछ भी प्रिंट नहीं किया। ओके, बिकॉज f वेरिएबल तो है लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो पाइथन के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर 3 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसको हम स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से ही करेंगे। तो ऐसे 3 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है ट्रू, सेकंड आएगा नन एंड थर्ड आएगा फॉल्स। ये 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं कि आपको इनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में ही लिखना होगा और बाकी सारे स्मॉल लेटर में। ओके, नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी वेरिएबल है आप उसको डिक्लेयर करना चाहते हो तो आपको इनके रूल्स पता होने चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले आइडेंटिफायर में बताए थे। ओके, आप उनके रूल्स को रीड करके आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो। ओके, जो पाइथन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं वो राइट टू लेफ्ट काम करते हैं। कैसे? अगर यहाँ मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 10, तो अभी जो 10 वैल्यू है वो कहाँ की है? a में। अगर यहाँ मैं लिखता हूँ a इक्वल टू b, अभी मैंने क्या लिखा? a इक्वल टू b। आप इस लाइन से क्या समझते हो? आप ये समझते हो कि a की वैल्यू होगी वो b की वैल्यू होगी? नहीं, ये काम करता है राइट टू लेफ्ट। इट मीन्स कि जो वेरिएबल यानी जो वैल्यू b की होगी वो वैल्यू होगी a की। सो अभी मैंने b में वैल्यू स्टोर की थी, 10 नहीं की थी, तो अब इसको यहाँ मैं चेंज करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ c। ओके, अभी a की वैल्यू क्या थी? 10 थी, लेकिन नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया है कि यहाँ मैंने लिखा है a इक्वल टू c, यानी कि जो c की वैल्यू है वो सेम वैल्यू a की भी होने वाली है। जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ एंड यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ a को, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है? 10 प्लस 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल काम कर रहे हैं वो राइट टू लेफ्ट काम करते हैं। ओके, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो राइट टू लेफ्ट काम करता है, ना कि लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे जो राइट वाला पार्ट होगा वो असाइन होगा लेफ्ट वाले पार्ट को। ठीक है, सो जो यहाँ पे इक्वल का साइन है इसे बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर, जो किसी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, जो इक्वल ऑपरेटर के जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो होगा लेफ्ट वैल्यू का, और जो इक्वल ऑपरेटर के जो राइट वाला पार्ट होगा वो होगा राइट वैल्यू का। ओके, क्लियर? ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम एक लाइन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। आप एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ a, b, c। अगर मैं इनकी वैल्यू असाइन करना चाहूँ 10, 20, 30। ओके, सो जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो अभी इन 3 वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन हो चुकी है। ओके, यहाँ जो फर्स्ट वेरिएबल होगा वो फर्स्ट वैल्यू को होल्ड करेगा, जो सेकंड वेरिएबल होगा वो सेकंड वैल्यू को होल्ड करेगा, एंड जो थर्ड वेरिएबल होगा वो थर्ड वेरिएबल की वैल्यू को होल्ड करेगा। सो अभी यहाँ मैं a को प्रिंट करता हूँ, b को प्रिंट करता हूँ एंड c को प्रिंट करता हूँ। सो यहाँ पे तीनों वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। ओके, सो हम यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि हम यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। इसे बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स। ओके, सो अभी यहाँ मैंने डिफरेंट वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर किया था। अगर आपको तीनों वेरिएबल की वैल्यू सेम असाइन करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं।
आप उसके लिए लिखोगे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10। अभी मुझे तीनों वेरिएबल की वैल्यू 10 असाइन करनी है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा। इससे क्या होगा कि जो पहले 10 वैल्यू होगी वो जाएगी सी में, सी वैल्यू देगा बी को और बी वैल्यू देगा ए को। जैसा बताया कि जो यहाँ पे वैल्यू असाइन की जाती है वो राइट टू लेफ्ट असाइन की जाती है। ओके, सो यहाँ मैं ए को प्रिंट करता हूँ 10, बी इक्वल टू 10 एंड सी इक्वल टू 10। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके।